हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम कार्बन के बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। तो कार्बन के बारे में अगर देखा जाए तो कार्बन हमारी पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और कंबाइन अवस्था में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में जैसे कार्बन हीरे के रूप में हो गया, ग्रेफाइट के रूप में हो गया, और कार्बन का एक कंपाउंड जो नेचुरली तो नहीं लेकिन उसको लैब में फॉर्म किया गया है, ये बकमिस्टर फुलरेंस, इसको डार्क सॉलिड भी बोला जाता है। लेकिन ये 60 कार्बन को मिला के केवल बनाया जाता है और ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, जबकि ये दोनों नेचुरल होते हैं। ये डायमंड का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अगर कंबाइन स्टेट की बात करें तो कार्बन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी एयर में है, सभी लोग जान रहे हैं। इसी प्रकार लाइम के रूप में स्टोन में, जैसे लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ये कंबाइन स्टेट में भी होता है। और अगर हम बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ, इन सभी में भी कार्बन रहता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, जो पेड़ पौधों से और अन्य पदार्थों से हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर कार्बन के जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स किसी अन्य कंपाउंड या किसी और परमाणु के नहीं हैं। आइए देखते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स पे। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में मुख्य रूप से ये दो एलोट्रॉप्स आते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है डायमंड, और यहां पे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, जैसे कार्बन की वैलेंसी हो गई आपकी 4, तो कार्बन की वैलेंसी में कोई एक एटम जो होगा कार्बन का वो कोर एटम हो जाएगा, और इसकी जो 3 वैलेंसी वाले जो कार्बन होंगे वो किसी दूसरे परमाणु से, कार्बन के ही किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करके फिर इसके 3 जो ये एटम है इसके 3, अब फिर ये दूसरे का कार्बन से, ये फिर इसके 3, ये दूसरे कार्बन से, इस तरीके से यहां पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट करते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि ये डायमंड है। तो डायमंड अगर हम देखें तो विश्व में नेचुरली जो भी प्राप्त किया जाता है, प्रकृति से प्रदत्त जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों में डायमंड जो है हार्डेस्ट मैटर है, यानी इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप देखते होंगे ग्लास कटर, जो शीशा काटने वाली एक पेन होती है, उस पेन में बताते हैं छोटा सा लगा रहता है हीरे की पॉइंट, और उसी पॉइंट से इस तरीके से खींच दिया जाता है, और जहां से खींचेंगे वहीं से ऐसे तोड़ देंगे, आपका ग्लास टूट जाएगा। फिर आप देखते हैं कि इसके एलोट्रॉप्स में दूसरा कंपाउंड, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये हेक्सागोनल शेप में होता है। ये देखें इस तरीके से, ये हेक्सागोनल है, 6 इसके आर्म हो गए या 6 साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6, फिर ये इधर से जुड़ गए, फिर ये इधर से कुछ इस तरीके से ये आपस में जुड़ते हैं। हाँ, एक बात और है, डायमंड में ये कार्बन कार्बन के बीच जो बांड बनते हैं ये स्ट्रांग कोवैलेंट बांड होते हैं, कोवैलेंट बांड। यहां पे भी ग्रेफाइट के बीच में जो बांड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच वाले, ये कोवैलेंट बांड होते हैं।
लेकिन यहाँ एक विशेषता होती है ग्रेफाइट में कि ये जैसे एक लेयर हो गई, अब ये वाला एक लेयर हो गया, ये उसके नीचे दूसरी लेयर हो गई, फिर इसके नीचे तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये लेयर के रूप में ऐसे स्लीप करते हैं, एक दूसरे पे लेयर स्लीप होती है, इसीलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये डायमंड जो है बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि डायमंड के जो कार्बन एटम होते हैं वो स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से टेट्राहेड्रल शेप में स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, एकदम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं बहुत ही मजबूती से, इसलिए वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे इसकी बात करें तो इसमें जो लेयर होती है कार्बन कार्बन के बीच की, ये लेयर एक दूसरे पे स्लीप करती हैं और लेयर के स्लीप करने से ये बहुत ही मुलायम हो जाता है। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। उपयोग में अगर हम देखते हैं तो उपयोग में ये डायमंड का उपयोग अगर हम देखें तो डायमंड का उपयोग ऑर्नामेंट में आप जानते ही हैं, क्योंकि ये प्रकाश का बहुत ज्यादा या बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्शन भी कर देता है, रिफ्रैक्शन भी करता है, तो ऑर्नामेंट में कुछ इस हिसाब से कटिंग की जाती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। डायमंड में आपको बताया गया होगा लाइट में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, जिससे रोशनी बहुत एक तरह से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होती है तो बहुत ज्यादा चमकता है। यहां पे अगर देखें कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये कार्बन कार्बन के बीच में जो हेक्सागोनल शेप बन रहा है, हाँ, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में वीक फोर्स एक वर्क करता है, वीक फोर्स। अब आप सोचेंगे ये वीक फोर्स क्या है, तो ये वीक फोर्स जो है वांडर वाल फोर्स है, वांडर वाल। तो वांडर वाल फोर्स और वांडर वाल एक प्रकार का वीक बॉन्ड होता है, तो ये एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच के जो कार्बन होते हैं यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो होता है वांडर वाल फोर्स। और वांडर वाल फोर्स एक प्रकार का दुर्बल बल है या वीक फोर्स है, जिससे परतें एक दूसरे पर स्लीप करती हैं और स्लीप करने के साथ साथ ये मुलायम हो जाता है या बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। आप देखते होंगे पेंसिल में, पेंसिल की जो लीड होती है तो ब्लैक पार्ट जो पेंसिल के लीड में होता है वो इसी का होता है, ग्रेफाइट का। साथ ही साथ सॉफ्टनेस के कारण इसका यूज लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है, जो बहुत ही एक तरह से नॉन वोलाटाइल कंपाउंड भी होता है ये। तो नॉन वोलाटाइल कंपाउंड यानी ये जल्दी से वाष्पित नहीं होता है, वेपोराइज नहीं होता है, तो इसको लुब्रिकेंट के रूप में मशीनों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बकमिस्टर फुलरिन एक कंपाउंड दिया गया है, इसका शेप एक तरह से फुटबॉल या केज शेप में ये होता है। ये पहली चीज, ये दोनों नेचुरल हैं, इसको बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने बनाया है। बकमिस्टर फुलरिन ये 60 कार्बन को एक केज नुमा जोड़ दिया गया है और केज नुमा जोड़ने से ये इतना हार्ड हो जाता है कि इसकी हार्डनेस जो होती है वो हीरे से भी डबल हो जाती है। इसीलिए अगर कोई कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा है, अब वहां पे नेचुरल अगर बात नहीं कर रहा है तो आप इसका नाम लेंगे। अगर कहेगा कि नेचुरल कौन सा कंपाउंड है जो सबसे हार्ड होता है, तो नेचुरल में डायमंड आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक हुआ
ये हाई स्कूल में आप पढ़ेंगे, और ये हाई स्कूल में एलोट्रॉप्स मिलेगा, कार्बन्स के एलोट्रॉफी में। ये आपको अपरूपता, कार्बन की अपरूपता है। कार्बन की अपरूपता में आपको बताया जाता है कि ये सभी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, क्योंकि इन सभी को आप अब अगर जला दीजिएगा तो जलाने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको जलाइए, इसको जलाइए, कार्बन तो ये तो जलेगा नहीं। आपको बताया गया मेल्ट होता है 3900 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको जलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बात कर रहे थे कि इसकी बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड का अब आते हैं, इसमें 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल। इसमें कार्बन जो होते हैं, 20 कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागोनल तरीके से सेट होते हैं, और 12 पेंटा